गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम वातेश यादव, JSPG कॉलेज सिकंदराबाद। आज विश्व के लगभग सभी देशों में कोविड-19 के संक्रमण के कारण हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की जा चुकी हैं। छात्रों के समय का सदुपयोग हेतु यह निर्णय महत्वपूर्ण है। आज हम समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयों पर विस्तृत में चर्चा की जाएगी। समाज की विभिन्न इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, समाज किन किन इकाइयों के गठजोड़ से बनता है। दूसरी, समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो हमारे पास दो अवधारणाएं हैं, दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है हमारे पास समाज, दूसरा समाजशास्त्र। दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे से काफ़ी मिले जुले भी हैं और कुछ हद तक दोनों की अवधारणा में काफ़ी अंतर भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र विषय और समाज दोनों की अवधारणाएं हम विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम समाजशास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। समाजशास्त्र विषय, चूँकि सभी सामाजिक विज्ञानों का जो प्रादुर्भाव है, सभी सामाजिक विज्ञानों का की जो उद्भव है, वह दर्शन शास्त्र है मानी जाती है। दर्शन शास्त्र सोशियोलॉजी में एक डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री, यानी समाजशास्त्र का जो अतीत है वो काफ़ी लंबा है और इसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। तो इसमें हमें दो बातें समझ में आ रही हैं। सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट इट मीन्स सोसाइटी, और शॉर्ट हिस्ट्री इट मीन्स सोशियोलॉजी, यानी जो अतीत, लंबा जो अतीत है वो सिग्निफाई करता है सोसाइटी को, और शॉर्ट हिस्ट्री यानी कि छोटा जो इतिहास है वो सिग्निफाई करता है सोशियोलॉजी को। यानी कि समाज की जो हिस्ट्री है वो लंबी है, सोशियोलॉजी की हिस्ट्री छोटी है, क्योंकि सोशियोलॉजी जो विषय है उसका प्रादुर्भाव, उसकी उत्पत्ति, उसका ऑरिजिन जो है 150-170 वर्ष के अंतराल में हुआ है। इसीलिए इसको हम एक नया विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। समाजशास्त्र विषय के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले नाम फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट, COMTE, अगस्त की स्पेलिंग हुई है जो मंथ में आती है, और कॉम्ट COMTE, अगस्त कॉम्ट, ये फ्रांस के समाजशास्त्री हैं जिन्हें समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनका जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर स्थान में हुआ था। मॉन्टपेलियर एक शहर, छोटा कस्बे के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ 1798 ईस्वी में। अगस्त कॉम्ट के जो सहयोगी, अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे सेंट साइमन, उनसे पहले मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने समाजशास्त्र पर कुछ संक्षिप्त में भी काम किया है, लेकिन समाजशास्त्र में जो विस्तृत कार्य करने में जो सहयोगी, अगस्त कॉम्ट के जो सहयोगी हैं सेंट साइमन, उन दोनों का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्ट जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान, अगस्त कॉम्ट का जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों को एक विज्ञान की श्रेणी में
रखा जाता है। अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि समाजशास्त्र को भी प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाए, जिसके लिए उन्होंने पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में एक अवधारणा जो अगस्त कॉम्ट ने दी है वो है प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाजशास्त्र को हम एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्योंकि समाजशास्त्र में वो सारी चीज़ें हैं, समाजशास्त्र में वो सारी विशेषताएं हैं जो किन्हीं और प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। तो ऐसी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो प्रत्यक्षवाद को इंगित करती हैं। प्रत्यक्ष साइंटिफिक जो प्रोसेस है विज्ञान को बनाए रखने में या विज्ञान की श्रेणी में लाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस हैं वो सारी प्रोसेस अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र में पाई जाती है। क्योंकि अगस्त कॉम्ट ने मुख्य प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में समाजशास्त्र को ला के रखा है और उन्होंने इसका एक वर्गीकरण भी दिया है कि भी समाजशास्त्र को हम प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में अगर हम रखते हैं तो उसमें उन्होंने पाया कि 6 विषयों का एक वर्गीकरण जो बनाया है उसमें सबसे छठे नंबर पर समाजशास्त्र को रखा है। और उन्होंने ये बताया है कि जो प्रथम नंबर पर प्राकृतिक विज्ञान है या प्रथम नंबर पर जो विज्ञान है उसको उन्होंने सामान्यता और जटिलता के आधार पर जो 6 विज्ञानों का वर्गीकरण किया है उसमें सबसे पहले नंबर पर जो विज्ञान है और सबसे छठे नंबर पर जो विज्ञान है उसको ऐसी सूचीबद्ध किया है जिसमें 2 चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है। पहला जटिलता और दूसरा सामान्यता। अगस्त कॉम्ट ने जो विज्ञानों की श्रेणी में प्राकृतिक विज्ञानों की जो श्रेणी बनाई है, वर्गीकरण जो किया है, उसमें समाजशास्त्र को छठे नंबर पर रखा है। अगस्त कॉम्ट ने बताया था कि सबसे प्रथम विज्ञान सबसे कम जटिल, सबसे कम जो सबसे पहले नंबर पर जो गणित को रखा है, मैथमेटिक्स सबसे पहले नंबर पर अगस्त कॉम्ट ने मैथमेटिक्स विषय को सबसे पहले नंबर पर रखा है। और उन्होंने बताया था कि सबसे पहले नंबर पर जो है वो सबसे कम जटिल विषय है और सबसे अधिक सामान्य और सबसे अधिक जटिल एक्सक्यूज मी। सबसे पहले नंबर पे है मैथमेटिक्स को हम सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल, है ना, सबसे कम जटिल और सबसे अधिक सामान्य। तो ऐसे ही अगर हम एक से नीचे दूसरे विज्ञान, तीसरे विज्ञान, चौथे, पाँचवें, छठे विज्ञान पर जब जाएंगे हम, तो अगस्त कॉम्ट का कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो जटिलता बढ़ती चली जाएगी और सामान्यता कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर मैथमेटिक्स, दूसरे पे एस्ट्रोलॉजी यानी कि खगोल शास्त्र, तीसरे पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और छठे पे सोशियोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे को चलेंगे तो विज्ञानों की जो विशेषता है उसमें एक 2 विशेषता, जटिलता और सामान्यता, यानी कि जटिलता नीचे आते आते बढ़ती चली जाएगी और सामान्यता यानी कि सिंपलिसिटी घटती चली जाएगी। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो छठे नंबर पर जो सोशियोलॉजी विषय को जो रखा गया है, अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी विषय रखा है छठे नंबर पर, उस विषय की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि सोशियोलॉजी विषय सबसे अधिक जटिल और सबसे कम सामान्य विषय बनता है, है ना।
और सबसे पहले नंबर पर जो मैथमेटिक्स है वो सबसे सरल और सबसे कम जटिल। सोशलॉजी सब्जेक्ट छठे नंबर पे है, सबसे अधिक जटिल और सबसे कम सरल। ये बातें इसलिए वर्गीकरण में की हैं क्योंकि समाजशास्त्र की विशेषता ही जटिलता है। अब जटिलता किस कारण है? ये समाजशास्त्र जटिल क्यों है? ये हमारी प्रारंभिक बातें हैं। अभी हम समाजशास्त्र विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, समाज के विषय में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम समाजशास्त्र की विशेषता, समाजशास्त्र की नेचर, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र के उद्भव विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम समाज के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे विशेष से। तो हम अभी जो है समाजशास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। समाजशास्त्र की हम खूबियाँ, समाजशास्त्र की विशेषताएं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति के बारे में ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सबसे अधिक जटिल है और सबसे कम सामान्य है, क्योंकि इसकी जटिलता का जो सबसे बड़ा जो प्रूफ है, सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि समाजशास्त्र में कोई एग्जाम्पल नहीं होते। समाजशास्त्र के अंदर उदाहरण की कमी पाई जाती है। और सबसे अधिक सरल सब्जेक्ट कौन सा होता? सबसे अधिक सरल विषय कौन सा है? सबसे अधिक सरल विषय है जिसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स अधिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स की भरपूर मात्रा होती है। एग्जाम्पल्स के ही अकॉर्डिंग हम आगे को बढ़ जाते हैं। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें एग्जाम्पल्स की सबसे बड़ी कमी है। एग्जाम्पल्स नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्ट हम जब तक मनन गहन चिंतन अपने अनुसार नहीं करेंगे तब तक हम समाजशास्त्र विषय में अपने आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऐसी कोई सुविधा इस समाजशास्त्र में नहीं है। इसलिए दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट। दूसरा जो इसका जो सबूत है, दूसरा जो प्रूफ है समाजशास्त्र की जटिलता का, वो ये है कि समाजशास्त्र में जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी सारे फेनोमेनाज हैं, वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट, ना दिखाई देने वाली चीज़ें। एक चीज़ दिखाई दे रही है, उसको हम समझ रहे हैं सीधा सीधा। दूसरी हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसको समझना है। यदि एक चीज़ दिखाई देने वाली चीज़ को समझना, न दिखाई देने वाली चीज़ को समझना क्रिटिकल पैदा करता। इसलिए दूसरा उदाहरण इसका ये भी है, दूसरा सबूत, दूसरा प्रूफ कि समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। ना दिखाई देने वाली चीज़ें, ना दिखाई देने वाली चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो बहुत सारी मेनली एक अमूर्त घटनाओं का पुलिंदा है समाजशास्त्र, जिसका अध्ययन करता है, जिसको हम समझते हैं। और वो ही समझ एक क्रिटिकल पैदा करती है दिमाग के अंदर कि दिखाई देने वाली चीज़ को हम समझ रहे हैं सीधे सीधे, ना दिखाई देने वाली चीज़ को भी हमें समझना है। तो इसीलिए इसमें जटिलता है। समाजशास्त्र विषय जो है वो समाज का अध्ययन करता है। हमारे और भी सामाजिक विषय हैं, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान हैं। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सभी सामाजिक विज्ञानों को साथ लेके अध्ययन किया जाता है, तभी समाजशास्त्र का अध्ययन पूर्ण होता है। बाकी सभी सामाजिक विज्ञान अपने अपने संक्षिप्त, अपनी अपनी कंसेप्ट, अपने अपने कंटेंट पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सभी सामाजिक विज्ञानों को अपना कंटेंट बनाता है और पूर्ण रूप से अध्ययन करने में सक्षम है। इसीलिए
हम समाजशास्त्र विषय को जब पढ़ते हैं, हम समाजशास्त्र विषय का जब अध्ययन करते हैं, तो हमारा तात्पर्य समाज को ही समझना नहीं है। हमें समाज के अंदर जितनी भी बुनियादी संस्थाएं हैं, हमारी बुनियादी जो समितियां हैं, संगठन हैं, उन सभी पर भी हमें बराबर अध्ययन या बराबर हमें अध्ययन किया जाता है। हम बराबर उसका अध्ययन करते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समाजशास्त्र में वो सारी चीज़ें हैं, समाजशास्त्र की वो सारी संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक, सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्थाएं, मनोरंजन की शिक्षा संस्थाएं, धार्मिक संस्था, ये सारी संस्थाएं जो जिनके अपने अलग अलग कंटेंट हैं स्टडी के, ये सारे कंटेंट हम अपने सोशियोलॉजी विषय के साथ सोशियोलॉजी के कंटेंट के साथ में रखकर उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तभी ये पूरा स्टडी, सोशियोलॉजी की पूरी स्टडी अपनी बनती है। इतिहास को, हिस्ट्री को पढ़ेंगे हम, तो हम केवल हिस्ट्री की बात ही करेंगे, बस हमें कुछ और नहीं पढ़ना। हमारे पास एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है, उसे हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम दूसरा नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस, कहने का मतलब ये है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, तो जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। उनको भी हमें साथ लेके, समाजशास्त्र में उनको भी हमें साथ साथ पढ़ना है। तभी समाजशास्त्र की और तभी समाज की पूर्ण कंसेप्ट हमें प्राप्त होगी। इसीलिए समाजशास्त्र जो विषय है वो एक क्रिटिकल विषय है, उसको हमें समझना मतलब गहन मनन। हमें स्थितियों को समझना है, हमें समाज में देखना है। हम समाज में जब रह रहे हैं, हम समाज के अंदर जब हम एक सदस्य हैं, हमें ये चीज़ देखनी है कि ये है क्या। हमें इसमें गहन अंतर, विचार विमर्श, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम आँखों से समाज या समाजशास्त्र की प्रक्रियाओं को, समाज को हम आँखों से देखकर समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र की पुस्तकों को, समाजशास्त्र के कंटेंट को, डेफिनीशंस, थ्योरीज़ को जब हम एक बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने में हमारी समझ में नहीं आ, दूसरी बार पढ़ने में समझ में, बार बार पढ़ेंगे हम, तो हमें कुछ समझ में आएगा। और कुछ समझ में हमें तभी आ सकता है जब हम अपने विचारों की गहनता में जाएंगे, यानी कि दरअसल में फ़िलासफ़िकल टेक्निक है। समाजशास्त्र को समझने के लिए फ़िलासफ़िकल टेक्निक है, क्योंकि फ़िलासफ़ी से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। इसलिए समाजशास्त्र को समझना एक फ़िलासफ़िकल टेक्निक है। आइडियाज़, इडियोलॉजी, सीधा बोलेंगे तो इडियोलॉजी है, विचारधारा। हम अपनी विचारधारा बनाएंगे। हम समाजशास्त्र को समझने में अंतर्ध्यान, एक तरीके से क्या है, अंतर्ध्यान लगाएंगे। समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है? नहीं है। व्यक्तियों का एकत्रीकरण है? नहीं है। समाज एक ऐसी चीज़ है जो ना दिखाई देने वाली चीज़ है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, केवल हम सोच सकते हैं। वो एक समाज वो है जिसको हम जो हमारी आदतों में है, हमारी हैबिट्स में है, हमारे इंटरेक्शंस में है, हमारे हैबिट्स, हमारे रिचुअल्स में है, हमारे कस्टम्स में, वैल्यूज़ में है, उसी को हम समाज कहेंगे। समाज ये नहीं कि हम इकट्ठे हो गए, हमारे कई सारे लोग हैं, गाँव में कई सारे लोगों का एकत्रीकरण है, गैदरिंग, वो समाज नहीं है। समाज है व्यक्तियों के संबंध, यानी कि आपस के परस्पर संबंध। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो समाजशास्त्री हैं, मैकाइवा-पेस ने सर्वप्रथम यही कहा था समाज के बारे में, समाजशास्त्र के भी बारे में, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज
सामाजिक संबंधों का जाल है। इस मीन्स सामाजिक संबंध कैसे सामाजिक संबंधों, सामाजिक संबंध की विस्तृत चर्चा बहुत ही लंबी है। सामाजिक संबंध किसे कहते हैं, यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल। नेट, मकड़ी का जाल होता है, मकड़ी का जाल। ऐसे ही सोशल नेट भी होता है, सोशल नेट, सामाजिक जाल। किसका, रिलेशंस का, संबंधों का। रिलेशंस कैसे बनते हैं, रिलेशंस, संबंध। मैकआर्पेज ने जो कहा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जाल बनता है संबंधों से, संबंध रिलेशंस बनते हैं फैमिली से, मैरिज से, किनशिप, नातेदारी से। समाज की और जितनी इकाइयाँ हैं, समाज खुद मेंबरशिप बनाता है, खुद नातेदारी बनाता है समाज के लोगों के साथ। समुदाय है, समिति, समूह, संगठन, संस्था, ये लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम। समिति, फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान चीज़ बता देते हैं सामाजिक संबंध बनाने के लिए। समिति को इंग्लिश में हम एसोसिएशन या आम भाषा में हम कमेटी बोल देते हैं, कमेटी, समिति। लेकिन जो सोशियोलॉजी की जो लैंग्वेज है उसमें हम समिति को एसोसिएशन बोला जाता है। तो समिति जो है संबंध बनाती है। समिति व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जिसमें आपस में लोगों को जोड़ा जाता है, आपस में लोगों के संबंध बनाए जाते हैं। तो समाज की जितनी भी इकाइयाँ हैं, समाज की इकाइयों को समझना भी जरूरी है। समाज की इकाइयों में समुदाय है, समिति, समूह, संगठन, संस्था, ये बहुत सारी है। परिवार, विवाह, नातेदारी, और इससे भी और बहुत सारी हैं जो मैं बताऊँगा आगे आपको। ये सारी इकाइयाँ हैं जो समाज का गठजोड़ कर समाज को बनाती है। जो हमारा मेन मुद्दा है मैकआर्पेज का, सामाजिक संबंध, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो उसमें हमारी बात अधूरी जी रह गई है, उसे हम पूरा करना चाहता हूँ। सामाजिक संबंध यानी कि संबंध किसे, संबंध जैसे हमने बताया, फॉर एग्जाम्पल समिति है, समुदाय, समाज भी अपने लोगों को सदस्यता प्रदान करता है, समूह। ये सारी सदस्यता प्रदान करनी या किसी नियम कानून के तौर पर हमें बंधन में या बाउंडेशन बनाने, वो संस्था का काम होता। तो ये सारी इकाइयाँ समाज का निर्माण करती हैं और इनसे हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं। अब जो फॉर एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ आपको, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, उसका सबसे आसान तरीका है फैमिली। क्योंकि समाज की सबसे बुनियादी जो इकाई है वो परिवार है। मूल इकाई, बुनियादी इकाई, समाज की इकाई यानी कि यूनिट जो है वो है फैमिली। हमारे सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है परिवार में, तो जन्म से ही बच्चा एक सदस्य बन जाता है फैमिली के लिए, परिवार के लिए एक सदस्य बन जाता है। किसी का बेटा है, वो किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का पोता है। ये सारी जो संबंध है वो उसके जन्म से ही बनने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चों को सिखाया जाता है कि ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी है, ये आपका भाई, ये आपकी बहन, ये ताई, चाचा, जो भी है। तो क्या है कि संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक बच्चे के संबंध बनने का मतलब होगा, एक बच्चे का जो संबंध है वो किन किन लोगों से बनना संबंध होगा। काफ़ी सारे लोगों से बनना संबंध हो गया। परिवार में जो भी 8-10 लोग हैं उनसे संबंध बन गया। कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई बहन, कोई चाचा ताऊ, दादा दादी है। ये हमारे फैमिली के उस बच्चे से संबंध बनते हैं, रिलेशन। बच्चे की इच्छा को परिवार वाले समझते हैं। रोने से, हंसने से, चीखने चिल्लाने से परिवार वाले समझ जाते हैं कि बच्चा क्या चाहता है।
बच्चे की समझ को परिवार के सदस्य समझते हैं, परिवार के सदस्यों की समझ को बच्चा समझता है। संबंध गहरे होते जाते हैं, भावनात्मक जुड़ाव बनता चला जाता है, लगाव। बच्चा की सदस्यता मेंबरशिप जो है परिवार में संबंध बनाए। अब परिवार से बाहर के संबंध, पड़ोसी भी आता है, बच्चों को खिलाता है, पड़ोसियों से संबंध बनते हैं बच्चे, पड़ोसियों से मेंबरशिप बनती है, बच्चा पड़ोस में खेलने चला जाता है। ये सारी चीज़ बच्चा बड़ा होता बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में टीचर्स हैं, स्कूल में और स्टूडेंट्स हैं, उनके संपर्क में आता है, बच्चा उनके साथ रहता है, स्टडी करता है, पढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जन्म से परिवार के अंदर आया, परिवार में बच्चे की सदस्यता बनी, वहाँ से संबंध बने, पड़ोस से संबंध बनते हैं। बच्चा छोटा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल के बाद में कॉलेज महाविद्यालय में जाता है, तो क्या है कि संबंध। और जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, बच्चे की नौकरी लग जाती है, जॉब लग जाती है, तो बच्चे की शादी होती है, यानी कि विवाह। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आती है फैमिली के बाद में मैरिज के सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आयु के अनुसार व्यक्ति का जब विवाह होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है संबंध बनाने की। कि संबंध बनते हैं, एक पुरुष का दूसरी स्त्री से संबंध बनता है, और एक फैमिली का दूसरी फैमिली से संबंध बनता है। ये क्या हो, ये संबंध बन गए, यानी कि एक परिवार का दूसरे परिवार संबंध। तो क्या है कि जो मकड़ी वाला जाल है वो बुनता चला जाता है, मकड़ी वाला जाल बुनाई हो रही है, उसकी नेट बन रहे हैं, रिलेशंस के नेट्स बन गए। तो ये क्या है कि जो रिलेशंस के जो नेट बनने हैं, मकड़ी का जाला देखो आपको थोड़ा आपने देखा या सभी देखते हैं मकड़ी का जाला को। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें उसे, तो आप उसकी बुनाई को देखकर चकरा जाएंगे, घूम जाएंगे। इतनी साइंटिफिक तरीके से देखी जाता है, एक तरीके से जैसे कंप्यूटर ने कोई डिज़ाइन बना दिया हो, इस तरह से मकड़ी का जाल होता है। बारीकी से देखा जाए तो हम उसे आसानी से बना नहीं सकते। तो वो क्रिटिकल है एक तरीके से, क्या जटिलता पैदा हो उसमें, कोई आसान चीज़ नहीं है। ऐसे ही फैमिली के अंदर जन्म होता है बच्चे का, बड़े होने के बाद विवाह होता है बच्चे का, व्यक्ति का विवाह होता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में, यानी कि एक पुरुष का जो विवाह स्त्री से होता है, उस स्त्री के जो परिवार के लोग हैं, सभी पुरुष के परिवार के लोग और स्त्री के परिवार के लोगों के बीच में भी, यानी कि मध्य में भी बीच में भी संबंध स्थापित होते हैं। यानी कि एक स्त्री पुरुष का विवाह हुआ, संबंध किन किन लोगों के बने, संबंध अगणित लोगों के बन जाते हैं। अब संबंध पुरुष के व्यक्ति जो है, जो पुरुष है, पुरुष के जो परिवार के लोग हैं उनके संबंध, और परिवार के जो और संबंधी हैं पीछे वाले, उनके संबंध, स्त्री के जो फैमिली वाले हैं और स्त्री के फैमिली वालों के भी जो रिलेशन है, रिलेटिव्स हैं, उनके भी संबंध आगे पीछे के सारे वहीं जुड़ जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क बनता है इंटरनेट की तरह, मकड़ी के जाल की तरह, ये ही सामाजिक संबंध कि हमारा देखो लड़का ऐसा है, हमारी लड़की में इतने अच्छे गुण हैं, हमें ऐसी ससुराल मिली, हमें ऐसा समझाई, कहते हैं उसको समझाना मिला, अच्छे परिवार के लोग हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका, पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई लड़का लड़की और रिश्तेदारी बहुत अच्छी मिली है। तो कहने का मतलब ये है, एक छोटी सी जो बुनियादी इकाई है फैमिली और मैरिज, ये सारे संबंध वहाँ से जुड़ के चलते हैं।
और ये पूरे समाज में धीरे धीरे एक पूरे संपूर्ण यानी एक बृहद समाज का रूप ले लेता है। संबंध बने परिवार से प्रारंभ होकर फैमिली मैरिज पर आए, मैरिज के बाद में नातेदारी। नातेदारी क्या होती है? रिलेशनशिप जो रहता है, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप, लेकिन लैंग्वेज जो हमारी जो भाषा है, समाजशास्त्र की जो भाषा है वो है किनशिप। नातेदारी बोला जाता है समाजशास्त्र में, संबंधी नहीं बोलते, नातेदारी यानी कि किनशिप। नातेदारी का मतलब है वे संबंधी यानी कि सदस्यों जो हमारे जो परिवार में जो सदस्य हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन वाले, और एक मैरिज वाले यानी कि रक्त संबंधी। पहली जो नातेदारी होती है रक्त संबंधी है, दूसरी नातेदारी है विवाह संबंधी। रक्त संबंधी भी दो प्रकार के होते हैं। रक्त संबंधी कौन कौन से होते हैं? रक्त संबंधी में माता पिता और उनकी संतान, माता पिता और उनकी संतान, ये रक्त संबंधी है। रक्त संबंधी भी दो प्रकार के, एक तो वास्तविक रक्त संबंधी, दूसरे गोद लेने वाले रक्त संबंधी। गोद लेने वाले भी रक्त संबंधी में आएंगे, लेकिन अवास्तविक है। वास्तविक रक्त संबंधी, अवास्तविक रक्त संबंधी। अवास्तविक में गोद लेने वाले जो संतान होगी। और एक है विवाह। विवाह में पति पत्नी होते हैं। विवाह जो नातेदारी है उसमें पति पत्नी, और रक्त संबंधी में माता पिता और उनकी संतान। माता पिता का संबंध संतान से है तो रक्त संबंधी है, और दूसरा किसी दंपति ने, किसी स्त्री पुरुष ने कोई बच्चा गोद लिया है तो वो भी जो रक्त संबंधी में आएगा। यानी कि रक्त संबंध दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक रक्त संबंधी, अवास्तविक यानी काल्पनिक रक्त संबंधी। और दूसरी जो नातेदारी है वो है विवाह संबंधी, यानी कि जो विवाह के द्वारा आपस में संबंध बनते हैं। तो उसमें कौन है? विवाह संबंधी में स्त्री और पुरुष, यानी कि जिनके मध्य में, जिनके बीच विवाह हुआ है, स्त्री और पुरुष, और दूसरे स्त्री के फैमिली वाले और पुरुष के फैमिली वाले जो आपस में संबंध बनते हैं वो भी विवाह संबंधी होते हैं। तो मर्डॉक हमारे जो मानव शास्त्री हैं, जीपी मर्डॉक, उन्होंने बताया कि नातेदारी जो है तीन प्रकार की होती है। प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी, यानी कि तीन प्रकार की नातेदारी है। पहली नातेदारी में उन्होंने बताया था कि 8 मेंबर होते हैं। प्रथम नातेदारी जो प्राथमिक नातेदारी है उसमें 8 मेंबर। द्वितीयक जो नातेदारी है सेकेंडरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप में 33 मेंबर होते हैं। प्राथमिक नातेदारी में 8 मेंबर, सेकेंडरी जो किनशिप है उसमें 33 मेंबर, और जो तृतीयक नातेदारी है उसमें 151 मेंबर तक हो सकते हैं। प्राथमिक नातेदारी का मतलब है कि रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी का मतलब है 2 पीढ़ी के लोग, सिर्फ 2 पीढ़ी के लोग, यानी कि माता पिता और उनकी संतान। इसमें 8 लोग मैक्सिमम आ सकते हैं। दूसरी जो नातेदारी है, दूसरी नातेदारी में 33 मेंबर हैं। 33 मेंबर का मतलब है कि 3 पीढ़ियों तक के लोग, और तीसरी नातेदारी में 3 से अधिक पीढ़ियों तक के लोग, जिसमें स्त्री पुरुष के जो वैवाहिक संबंधी हैं उनकी भी उसमें संख्या की गिनती की जाती है। स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधियों की गिनती भी तृतीयक नातेदारी में आ जाती है। यह है समाजशास्त्र में
जो मैकआर्थर के अनुसार है सामाजिक संबंधों का जाल है, तो उसमें जब मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले फैमिली, फिर विवाह और नातेदारी। ये क्या है कि ये तीन जो हमारे क्या कहते हैं उसको, जो यूनिट्स है हमारी सोसाइटी की, हमारी समाज की जो इकाई है, बुनियादी इकाई है, तीन, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। मैकआर्थर के अनुसार इन्हीं से हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों के ही कारण समाज की स्थापना होती है। तो समाजशास्त्र, मैंने ये प्रारंभिक की बातें समाजशास्त्र की, दरअसल में क्या है कि जो हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर हमारे सेकेंड ईयर में जो आने वाले बच्चे हैं, बीए सेकेंड ईयर में जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरा ये लेक्चर है। और उनके लिए मेरा लेक्चर ये प्रारंभ से है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति ज़रूरी है। पुनरावृत्ति करना ही हमारे लिए, समाजशास्त्र में पुनरावृत्ति करना बहुत ज़रूरी है। बिना पुनरावृत्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि समाजशास्त्र में जो भी चीज़ हम आगे पढ़ते जाएंगे उनका संबंध प्रारंभिक चीज़ों से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बिना प्रारंभिक चीज़ों के हम समाजशास्त्र की आगे आने वाली प्रक्रियाओं पर हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमें जो बराबर पीछे वाली जो चीज़ें हैं, हमने जो फर्स्ट ईयर में जिस चीज़ें पढ़ी हैं, उनको हम ध्यान में रख कर ही आगे आने वाले विषयों की कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हमें पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है, हमें उनको भूलना नहीं है, क्योंकि बार बार हमारी चीज़ें आगे उसी तरह की चीज़ें, प्रारंभिक चीज़ें ही हमें उसमें इंक्लूड करनी होती हैं। उसमें इंक्लूड करने के बाद ही हमारे कंटेंट्स पूरे होते हैं। हमें नई नई चीज़ें आगे जो आएंगी वो हमारी, हमें आपको लगेंगी नई चीज़ें हैं, और आपको नई चीज़ें तभी लगेंगी जब आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है। मेरा जो लेक्चर है ये आने वाले बच्चों के लिए है, जो सेकेंड ईयर क्लास में बच्चे आ रहे हैं। सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर है मेरा ये, और ये मैक्सिमम मेरा जो चैप्टर है, ये जो सॉरी लेक्चर है, ये लेक्चर कोई सी भी क्लास देख सकती है मैक्सिमम, क्योंकि प्रारंभिक जो बातें हैं मैं दोबारा बता रहा हूँ मैं उन चीज़ों को, इसीलिए या फाइनल के बच्चे हों या सेकेंड ईयर के बच्चे हों, दोनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है ये लेक्चर। इसीलिए पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है। बार बार हमें समाज की जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सभी को हमें बार बार उनका अध्ययन करना है, तभी हम आगे आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, हमारे कंटेंट जो है आगे, उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में जो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो है सोशल चेंज एंड कंट्रोल। सोशल चेंज एंड कंट्रोल, ये सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, यानी सामाजिक परिवर्तन, सोशल कंट्रोल किसे कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। तो हम इस जो बुक है हमारी इस कंटेंट की, वो बिना पुनरावृत्ति के हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। सोशल कंट्रोल किसे कहते हैं, सोशल कंट्रोल में क्या क्या चीज़ आएंगी हमारी। सोशल कंट्रोल, हम पहली चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल चेंज क्या है, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। तो जो मैकआर्थर ने जो बातें बताई हैं, मैकआर्थर की जो डेफिनेशन है, सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज की डेफिनेशन है। अब सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सेकेंड ईयर का बुक है, फर्स्ट पेपर। तो उसी में मैकआर्थर ने कहा है बाद में कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में मैकआर्थर ने कहा है, वो पहली डेफिनेशन को ही इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वह है जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो, यानी कि जब हमारे सामाजिक संबंध बदल जाए, हमारे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, यानी कि हमारे संबंधों में परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन, यानी कि जो हमारे रिलेशंस थे, पहले रिलेशन, उनमें कुछ बदलाव आ गया। जो हमारे रिलेशंस फैमिली, मैरिज और किनशिप से जो बने हुए थे, उनमें चेंज आ चुकी, चेंज रिलेशंस में, वही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक कंट्रोल क्या है, कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है कि भाई सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, ये दो अवधारणाएं हैं, ये दो कंसेप्ट हैं जो हम अब आपको आगे पढ़ने में पढ़ाएंगे, जिनका हमें स्टडी करनी है। वो सारी चीज़ें हमें पुनरावृत्ति के बिना नहीं समझी जा सकती। अब भाई सामाजिक परिवर्तन किसी का, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, चेंज कैसे होते हैं, क्या चीज़ है, क्या मतलब है इस चीज़ का। सोसाइटी, अभी हमने एक सोशल रिलेशन पर बात की है, सामाजिक संबंधों की जाल पर हमने चर्चा की है। सामाजिक संबंध है, सोशल इंटरेक्शंस पर हम चर्चा करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सामाजिक ढांचे के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सामाजिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सामाजिक संगठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कहने का मतलब ये जितने भी सारी हमारी अध्ययन की सामग्री है, अध्ययन की जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इन सभी में बराबर बदलाव, सामाजिक संगठन में बदलाव, सामाजिक ढांचे में बदलाव, सामाजिक संरचना में बदलाव, सामाजिक संबंधों में बदलाव, सामाजिक संस्था, समिति, यानी कि टोटल मिला के समाज की जितनी भी इकाइयाँ हैं, फैमिली में बदलाव, पहले फैमिली थी संयुक्त परिवार, आज फैमिली है एकल परिवार, चेंज आ गया, ये बदलाव। मैरिज, पहले शादियाँ कैसे होती थी, अरेंज मैरिज, आज कैसे होती है, कोर्ट मैरिज। पहले तलाक नहीं होता था, तलाक जाता हो जाता। कहने का मतलब ये फैमिली मैरिज में चेंजेस आ चुके हैं। ये क्या है, समाज की इकाइयाँ, इनमें चेंज आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, समाज की जितनी भी बुनियादी इकाइयाँ हैं, फैमिली है, मैरिज, किनशिप, संस्था, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, कम्युनिटी, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी में इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। लेबर एसोसिएशन होगी, यूजीसी, कॉलेज कमेटी, ये क्या है, ये सारी समितियां हैं, एसोसिएशंस बोलते हैं, ये इकाइयाँ हैं समाज की, समुदाय से, कम्युनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। गांव एक कम्युनिटी है, कस्बा सिकंदराबाद कम्युनिटी है, नगर, शहर, राज्य, विश्व, ये सब कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में चेंज, सामाजिक परिवर्तन है। कहने का मतलब ये है कि सोशल चेंज जो है वो कुल मिलाकर समाज की जितनी भी बुनियादी इकाइयाँ हैं उसमें बराबर बदलाव। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सोशल चेंज के बारे में। सामाजिक परिवर्तन में छोटा सा एग्जांपल है कि हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस, एजुकेशनल, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी में एक छोटा सा ले लेते हैं हम आपको। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी कि आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्था का मतलब है बैंकिंग प्रणाली से भी है, मुद्रा व्यवस्था से भी है। पीछे नोटबंदी हुई थी, आपको याद है, तो नोटबंदी में लोगों के पास पैसे की कमी हुई तो सारा सिस्टम ही बदल गया। कैश नहीं लेंगे जी, ऑनलाइन एटीएम से लेंगे हम, फीस भी एटीएम से जमा हो रही है, ऑनलाइन जमा कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि
नोटबंदी से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बदलाव हुआ, वो बदलाव सभी जगह फैल चुका है, समाज के हर यूनिट में फैल चुका है। एजुकेशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में फैल गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में फैला, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को चेंज किया उसने। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है, ऑनलाइन करनी है, कैसे नहीं करना। तो क्या है कि नोटबंदी जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बदलाव, उसने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिलीजियस, कल्चर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल और एक सोशल सभी इंस्टीट्यूशंस में बदलाव। तो क्या कि एक तरीके बदल गए। आपके यहाँ बैंक जाने की कम आवश्यकता पड़ेगी, ATM है आपके पास, नेट बैंकिंग है, घर बैठे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये सारे बदलाव जब आपको एक अलग स्वरूप में दिखाई देंगे तो ये सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है उसको। धन्यवाद। और अंत में मेरा कहना यही है कि अभी जो इस तरह की जो स्थितियाँ परेशानियाँ पैदा हो रही हैं कोविड-19 की वजह से, संक्रमण की वजह से, विश्व में मैक्सिमम दुनिया में सभी देशों में कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि घर पर रहें। जितनी भी सारी चीज़ें प्रशासन या सरकार हमें बार बार बता रही है कि भाई कोविड-19 से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उनमें बार बार आप अगर हाथ टच कर रहे हैं तो बार बार साबुन से हाथ धोएं। हाथ भी धोने का समय उन्होंने दिया हुआ है, कितने समय तक हमें किस तरह से हाथ धोने चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। हमें भीड़ में नहीं जाना है, हमें अपने मुँह पर मास्क या किसी कॉटन से रिलेटेड कोई कपड़ा आपके चेहरे पर होना चाहिए। आँख, नाक, मुंह, इन चीज़ों को हाथ से टच नहीं करना है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।